हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेडिकोज निंजा। कल हम लोगों ने बात की थी फार्माकोडायनेमिक्स और फार्माकोकाइनेटिक्स के बेसिक्स पे। फार्माकोडायनेमिक्स में क्या था? बॉडीज ड्रग्स रिस्पॉन्स टू द बॉडी। एंड फार्माकोकाइनेटिक्स क्या था? बॉडीज रिस्पॉन्स टू द ड्रग। ठीक है। फार्माकोकाइनेटिक्स में आगे हम लोगों ने बात की थी एडीएमई के बारे में, कैसे कैसे वो हमारे बॉडी में जाता है और एक्सक्रीट होता है, एलिमिनेट होता है हमारी बॉडी से। अब इसी एडीएमई की हम लोग डिस्क्रिप्टिव स्टडी करेंगे। तो ए फॉर एब्जॉर्प्शन था। एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं तो कोई भी ड्रग हम लोग लिए, हमारे बॉडी में गया किसी भी रूट के थ्रू, या ओरल रूट, पैरेंट्रल रूट, टॉपिकल रूट, किसी भी रूट के थ्रू वो हमारे बॉडी में गया और ब्लड के पास पहुंचा, ये ब्लड सर्कुलेशन में पहुंचा, तो उस ड्रग का ब्लड सर्कुलेशन में पहुंचना इज़ एब्जॉर्प्शन। अब इसके लिए कई सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्प्शन आर pharmaceutical factors, biological factors. First, pharmaceutical factors, biological factors, drug related factors and diseases. ठीक है। फार्मास्यूटिकल फैक्टर्स के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो फार्मास्यूटिकल फैक्टर्स में पहले हम लोग बात करेंगे कि फार्मास्यूटिकल फैक्टर्स होते क्या हैं। फार्मास्यूटिकल फैक्टर्स आर द फैक्टर्स विच डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट द रेस्पॉन्स और फॉर्मेशन ऑफ द ड्रग। फार्मास्यूटिकल फैक्टर्स डिपेंड करता है। फार्मास्यूटिकल फैक्टर्स कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू फॉर्म्यूलेशन, disintegration, dissolution and particle size. Formulation, disintegration, dissolution and particle size. Formulation किसी भी ड्रग का बनना is formulation. Disintegration किसी भी ड्रग को हम लोग जिस भी फॉर्म में लिए हैं उसका ब्रेक होना इज डिसइंटीग्रेशन। डिसइंटीग्रेट होना किसी भी सॉलिड, अगर मान लो हम लोग कोई ड्रग लिए जो सॉलिड फॉर्म में है, उसका स्मॉल पार्टिकल्स में टूट जाना इज डिसइंटीग्रेशन। फर्दर और स्मॉल पार्टिकल अगर फॉर्म होता है तो वो डिसोल्यूशन होगा, जो हमारे ब्लड में मिल करके सर्कुलेट हो जाता है हमारे टारगेट ऑर्गन्स पे। नेक्स्ट है पार्टिकल साइज। पार्टिकल साइज अगर जितना कम होगा उतना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा, और जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा एब्जॉर्प्शन अच्छे से हो पाएगा। दूसरा फैक्टर है बायोलॉजिकल फैक्टर। बायोलॉजिकल फैक्टर में हम लोग देखेंगे सरफेस एरिया, गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम, सरफेस एरिया, गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम, प्रेजेंस ऑफ फूड और डिजीजेस। सरफेस एरिया वही बात हो गया, सरफेस एरिया जब ज़्यादा होगा तो एब्जॉर्प्शन ज़्यादा अच्छे से हो पाएगा। गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम, नेक्स्ट है गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम। जितना ज़्यादा गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम होगा उतना ज़्यादा एब्जॉर्प्शन अच्छे से हो पाएगा, बट इट शुड बी टिल दी ऑप्टिमम टाइम। जब गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम अगर बहुत ज़्यादा हो गया ऑल्टर, तो फिर वो हमारे बॉडी में और ज़्यादा डिसएडवांटेज भी करवा सकता है। उसके बाद है प्रेजेंस ऑफ फूड। प्रेजेंस ऑफ फूड ये डिटरमाइन करवाता है कि उस ड्रग को लेने के बाद उस ड्रग को हमें कब लेना है, या तो बिफोर मील लेना है या तो आफ्टर मील लेना है। मोस्ट ऑफ द ड्रग्स को हम लोग बिफोर मील लेते हैं, और जो ड्रग आफ्टर मील लिया जाता है उसमें फैटी एसिड का कुछ चेंज हो जाता है।
बिफोर मील, और अगर हम लोग कोई ड्रग बिफोर मील लेने वाला है उसको अगर आफ्टर मील लेते हैं तो इसका इफ़ेक्ट सही नहीं आ पाता है। नेक्स्ट है फार्मास्यूटिकल फर्स्ट हो गया फार्मास्यूटिकल फैक्टर्स, बायोलॉजिकल फैक्टर्स हो गया, ड्रग रिलेटेड फैक्टर्स पे आते हैं। ड्रग रिलेटेड फैक्टर्स 3 पार्ट के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, सॉल्युबिलिटी, पीएच और आयोनाइजेशन। सॉल्युबिलिटी, जितना ज़्यादा लिपिड सॉल्युबिलिटी, जो ड्रग जितना अच्छा लिपिड होगा, जो ड्रग लिपिड होगा उसकी सॉल्युबिलिटी उतने अच्छे से होगी, क्योंकि जो ड्रग को सेल को क्रॉस करना रहता है और सेल का लेयर बना रहता है, सेल इज़ द बाइलेयर लिपिड मेम्ब्रेन। तो लिपिड को क्रॉस करना है तो उसमें कोई ट्रांसपोर्ट चैनल या कोई कैरियर प्रोटीन की कोई ज़रूरत नहीं होगी, कोई एटीपी का यूजेज नहीं होगा, कहीं कोई एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट है पीएच। एसिडिक ड्रग जो होता है वो एसिडिक मीडियम में काम करेगा, बेसिक ड्रग जो होता है वो बेसिक मीडियम में ही काम करेगा। नेक्स्ट उसके बाद है आयोनाइजेशन। हम लोग किसी भी ड्रग का एब्जॉर्प्शन कब हो पाएगा? किसी भी ड्रग का एब्जॉर्प्शन तब हो पाएगा जब वो अनआयोनाइज स्टेट में रहे। ठीक है, तो सॉरी ये कुछ ज़्यादा ही एकदम अजीब सा हो गया है, बट कोई नहीं, मैं आपको समझा देती हूँ। एब्जॉर्प्शन के बारे में हम लोग पढ़ें कि ये 4 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, फार्मास्यूटिकल फैक्टर्स, बायोलॉजिकल फैक्टर, ड्रग रिलेटेड फैक्टर्स एंड डिजीजेस। फार्मास्यूटिकल फैक्टर्स में आ जाएगा फॉर्मुलेशन, डिसइंटीग्रेशन, डिसोल्यूशन एंड पार्टिकल साइज। नेक्स्ट है बायोलॉजिकल फैक्टर्स, जिसमें आ जाएगा सरफेस एरिया, गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम, प्रेजेंस ऑफ फूड एंड डिजीजेस। थर्ड फैक्टर हो जाएगा ड्रग रिलेटेड फैक्टर्स, जिसमें आ जाएगा पीएच, सॉल्युबिलिटी एंड आयोनाइजेशन। नेक्स्ट है डिजीजेस। अब हर एक ड्रग का जब सही से एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो उसके कारण कुछ ना कुछ डिजीजेस होंगी, तो इसमें वही चीज़ है। ठीक है, ये एब्जॉर्प्शन हो गया। अब इसके बाद आता है मेटाबॉलिज्म के 2 तरीके। मेटाबॉलिज्म के 2 तरीके कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म और बाईपास मेटाबॉलिज्म। अब ये दो काफ़ी अलग अलग चीज़ें हैं। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म जो होता है इसमें लिवर इन्वॉल्व होता है और बाईपास में लिवर इन्वॉल्व नहीं होता है। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, इसके लिए हम लोग एक ड्रग लिए, ये ड्रग है, ये हमारे जीआईटी के थ्रू इसका एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन डाइजेशन हुआ, मेटाबॉलिज्म के लिए ये लिवर में गया, तो ये जो पाथवे हुआ ये फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हो गया। अब अगर ये ही ड्रग डायरेक्ट ब्लड में जाए और इसमें लिवर का कोई काम नहीं हो, बिना लिवर के ही उसका मेटाबॉलिज्म प्रॉपरली हो जाए, तो ये हो गया बाईपास मेटाबॉलिज्म। बाईपास क्या होता है? शॉर्टकट। ये फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, ये बाईपास मेटाबॉलिज्म, इसमें इसको लिवर में जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। एब्जॉर्प्शन हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, एब्जॉर्प्शन हो गया, अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे डी फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। अब इस डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ब्लड सर्कुलेशन में, ड्रग के ब्लड सर्कुलेशन में पहुंचने के बाद उसको डिफरेंट टारगेट ऑर्गन्स पे जाना पड़ता है। अब टारगेट ऑर्गन्स क्या क्या हो सकते हैं? ब्रेन, हार्ट, किडनी, लंग्स, लिवर, बोन्स, ये सब टारगेट ऑर्गन्स हो सकते हैं। अब फैक्टर्स अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन होंगे ब्लड फ्लो,
कैपिलरी परमिएबिलिटी, तीसरा हो जाएगा प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, लाइपोफिलिसिटी, रीडिस्ट्रीब्यूशन, स्टार्ट से करते हैं। ब्लड फ्लो, कैपिलरी परमिएबिलिटी, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, लाइपोफिलिसिटी, रीडिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लड, एबिलिटी ऑफ ड्रग पर टिश्यू। अब इसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। फर्स्ट है ब्लड फ्लो। जिधर जिधर जितना ज़्यादा ब्लड फ्लो होगा उधर उतना ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन होगा। जिस टारगेट ऑर्गन पे जितना ज़्यादा ब्लड फ्लो करेगा उतना ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन उस जगह पर होगा। नेक्स्ट है कैपिलरी परमिएबिलिटी। जितना ज़्यादा परमिएबिलिटी होगा उस कैपिलरी मेम्ब्रेन का उतना ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन होगा उस एरिया में। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग की। प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग जो होता है ये दो फॉर्म में हो सकता है, या तो फ्री फॉर्म या तो बाउंड फॉर्म। फ्री फॉर्म जो होता है ये एक्टिव होता है और ये डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट जो है वो बाइंड फॉर्म है, वो मैक्रोमोलिक्यूल की तरह एक्ट करता है जिसमें प्लाज्मा प्रोटीन आके बाइंड होता है ड्रग के साथ और ये इनएक्टिव होता है। लेकिन जब फ्री ड्रग ख़त्म हो जाता है हमारी बॉडी में या उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो ये जो बाउंड फॉर्म है ये रिवर्सिबली अनबाइंड होता है और ये फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट करने लगता है। नेक्स्ट है लाइपोफिलिसिटी। किसी भी ड्रग को लिपिड फॉर्म में होना ज़्यादा पसंद होगा क्योंकि उसको कोई भी ट्रांसपोर्ट मेम्ब्रेन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और विदाउट एटीपी खर्च किए वो आसानी से क्रॉस कर लेगा मेम्ब्रेन। नेक्स्ट है रीडिस्ट्रीब्यूशन। एक बार ब्लड सर्कुलेशन हुआ, वो डिफरेंट टारगेट ऑर्गन्स पे पहुंचा दिया, फिर वहाँ से वो डिफरेंट जगह पर जाता है। दिस इज़ कॉल्ड, एक बार से दूसरे बार जाना इज़ रीडिस्ट्रीब्यूशन। एक बार डिस्ट्रीब्यूट हुआ फिर दोबारा से डिस्ट्रीब्यूट हुआ इज़ रीडिस्ट्रीब्यूशन, जैसा नाम है ना। अब ये दो तरीके से होता है, या तो वो मसल टिश्यू में जाए या तो वो फैट टिश्यू में जाए। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, इसको हम लोग वीडी भी लिखते हैं, इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ ड्रग इन बॉडी डिवाइडेड बाय प्लाज्मा concentration. Amount of drug in body divided by plasma concentration. 7th point था ability of drug per tissue. Ability of drug per tissue. हर टिश्यू में उस ड्रग के जाने की कैपेसिटी कितनी है तो सब जगह अलग अलग होता है। जैसे थायराइड ग्लैंड की अगर हम लोग बात करें तो वहाँ पर वो आयोडीन ज़्यादा जाना चाहेगा। एडिपोज टिश्यू की बात करें तो वहाँ पर बेंजोडाइजेपिन ज़्यादा जाना चाहेगा। रेटिना की बात करें तो वहाँ पर क्लोरोक्वीन ज़्यादा जाना चाहेगा। ठीक है, अब एब्जॉर्प्शन हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन के प्रॉपर्टीज़ हम लोगों ने पढ़ लिए। अब मेटाबॉलिज्म पे आते हैं। ए डी हो गया, अब एम फॉर मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म में क्या होता है? मेटाबॉलिज्म ऑल्सो नोन एज बायो ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि इसमें नॉन पोलर
लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंस जो होता है उसका कन्वर्जन होता है टू पोलर वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस, जो फाइनली जाके किडनी के थ्रू एलिमिनेट हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ यूरिन फ्रॉम आवर बॉडी। अब ये तीन तरीके से हमारे बॉडी में एक्ट करता है। एक तो इनएक्टिवेशन ऑफ ड्रग, दूसरा एक्टिवेशन ऑफ एक्टिव मेटाबोलाइट, तीसरा एक्टिवेशन ऑफ इनएक्टिव ड्रग। ठीक है, inactivation of drug, active metabolite from active drug and activation of inactive drug। inactivation of drug में एग्जाम्पल हो जाएगा पैरासीटामोल, लिडोकेन एंड प्रोप्रानोलॉल। एक्टिवेशन ऑफ एक्टिव मेटाबोलाइट फ्रॉम एक्टिव ड्रग एग्जाम्पल हो जाएगा एलोप्यूरिनॉल टू एलोजेंथीन एंड डिजिटॉक्सिन टू डिजॉक्सिन। नेक्स्ट है एक्टिवेशन ऑफ इनएक्टिव ड्रग, जिसका एग्जाम्पल हो जाएगा, दिस इज ऑल्सो नोन एज प्रोड्रग। एग्जाम्पल हो जाएगा पार्किंसंस डिजीज़ में यूज़ होता है लीवोडोपा विच गेट्स कन्वर्टेड टू कार्बिडोपा। ठीक है, एंजाइम्स इन्वॉल्व्ड। अब इसमें एक तो ये तीन तरीका होता है, इसका साइट क्या क्या है, मेटाबॉलिज्म के साइट क्या क्या हैं, लिवर, किडनी, जीआईटी, लंग्स, स्किन। दो एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं, माइक्रोजोमल एंजाइम एंड नॉन माइक्रोजोमल एंजाइम। माइक्रोजोमल एंजाइम लिवर के माइक्रोजोम में प्रेजेंट होता है और ये यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता है। माइक्रोजोमल एंजाइम जो होता है वो NADPH को यूज़ करता है और इसमें NADPH की कोई यूज़ नहीं होती है। इसमें साइटोक्रोम P450 रिडक्टेज यूज़ होता है और NADPH साइटोक्रोम P450 रिडक्टेज यूज़ होता है और इसमें हेमाटोपोएटिन साइटोक्रोम P450 यूज़ होता है। ठीक है, अब दो एंजाइम्स हैं तो दो फेजेस भी हैं। फर्स्ट फेज़ 1 और फेज़ 2। फेज़ 1 और फेज़ 2। फेज़ 1 इज़ नोन एज सिंथेटिक और नॉन सिंथेटिक और फंक्शनलाइजेशन, और नेक्स्ट है सिस्टेमेटिक और नॉन फंक्शनलाइजेशन। नॉन सिंथेटिक और फंक्शनलाइजेशन एंड फेज़ 2 ऑल्सो नोन एज सिस्टेमेटिक और नॉन फंक्शनलाइजेशन फेज़। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसी के बारे में। तो फेज़ 1 जो होता है वो नॉन सिंथेटिक रिएक्शन होता है जिसमें मोर पोलर ड्रग, जिसमें कन्वर्जन होता है नॉन पोलर ड्रग और वाटर सॉल्युबल ड्रग में। नॉन पोलर और वाटर सॉल्युबल ड्रग में कन्वर्जन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलाइसिस, साइक्लाइजेशन एंड डिफरेंट अदर प्रोसेसेस। ऑक्सीडेशन पे आते हैं। ऑक्सीडेशन के लिए फिर से वही दो ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है, माइक्रोजोमल ऑक्सीडेशन एंड नॉन माइक्रोजोमल ऑक्सीडेशन। एंजाइम यूज्ड इज मोनो ऑक्सीजनेज एंजाइम। ऑक्सीडेशन हाइड्रोक्सिलेशन पे अब आते हैं। हाइड्रोक्सिलेशन में आएंगे तो एग्जाम्पल हो जाएगा फेनेटोइन gets converted into hydroxyphenetoin in the presence of hydroxylase. Dealkylation, codeine gets converted to morphine. Reduction is the opposite of oxidation. And next है hydrolysis.
नेक्स्ट है हाइड्रोलाइसिस, जिसमें हम लोग एसिटिल कोएंजाइम ए टू कन्वर्ट करेंगे एसीटेट प्लस कोलिन में, सॉरी एसिटिल कोलिन को कन्वर्ट करेंगे एसीटेट प्लस कोलिन में। अब किसी भी ड्रग का मेटाबॉलिज्म होने के बाद उसमें 3 प्रोसेस हो सकता है। या तो एक तरीका है जिसमें मेटाबॉलिज्म हो ही नहीं और वो डायरेक्ट एक्सक्रीट हो जाए, डायरेक्ट एक्सक्रीशन, और दूसरा तरीका है मेटाबॉलिज्म होने के बाद जो बचे वो एक्सक्रीट हो जाए। तीसरा तरीका है फर्स्ट फेज में उसका वाटर सॉल्यूबल और पोलर फॉर्म में कन्वर्जन हो ही नहीं, तो उसको सेकेंड फेज में जाना पड़ेगा, सेकेंड फेज रिएक्शन में जाना पड़ेगा और फिर वहाँ से वो एलिमिनेट हो पाएगा। ठीक है, तो फेज़ 2 रिएक्शन पे अब हम लोग जाते हैं। फेज़ 2 रिएक्शन सिस्टेमेटिक और नॉन फंक्शनलाइजेशन रिएक्शन होता है, नॉन फंक्शनलाइजेशन रिएक्शन फेज होता है फेज़ 2। इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्जुगेशन रिएक्शन होते हैं। एग्जाम्पल हो जाएगा ग्लूकुरोनाइड कॉन्जुगेशन, मिथाइलेशन, सल्फोनेशन, ग्लाइसिन कॉन्जुगेशन और एसिटाइलेशन, सल्फेट कॉन्जुगेशन। ग्लूकुरोनाइड कॉन्जुगेशन पे आते हैं तो इट इज़ कैरिड आउट बाय यूडीपी ग्लूकुरोनाइल ट्रांसफरेज कंपाउंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप और कार्बोक्सिल ग्रुप conjugate with drug hydroxyl or carboxyl group conjugate with glucuronide. Methylation, amines plus phenols, amine plus phenol conjugate with methyl transferase, sulfate conjugation, phenol plus sterol conjugate with sulfotransferase, glycine conjugate with carboxylic acid, methyl conjugation, acetylation, acetyl coenzyme A plus amino and hydralazine group. नेक्स्ट हो जाएगा एक और क्या, राइबोन्यूक्लियोसाइड, एक्टिवेशन ऑफ प्यूरीन पायरिमिडीन। नेक्स्ट आते हैं हम लोग एक्सक्रीशन या एलिमिनेशन पे, जिसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है। अगर एक्सक्रीशन या एलिमिनेशन ना हो तो उसका इंट्रासेलुलर एक्यूमुलेशन हो जाएगा जो टॉक्सिक इफेक्ट शो करेगा। इसका डिफरेंट तरीके से एलिमिनेट होता है बाय किडनी, बाइल, पल्मनरी रूट, स्वेटिंग, मिल्क एंड स्पर्म। किडनी में पोलर या वाटर सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट होगा और यूरिन के थ्रू निकल जाएगा। नेक्स्ट है बाइल में बिलीरुबिन के साथ कंबाइन करेगा और फीसिस के थ्रू निकल जाएगा। नेक्स्ट है पल्मनरी रूट जो होता है वो वॉलेटाइल ड्रग्स होता है जो डायरेक्ट ब्रेथ के थ्रू निकल जाएगा। नेक्स्ट स्वेटिंग होता है जिसके थ्रू भी बहुत सारे टॉक्सिक मटेरियल्स हमारे बॉडी से एक्सक्रीट आउट होते हैं। मिल्क और स्पर्म की बात करें तो इन दोनों में लिपिड सॉल्युबल ड्रग ही एलिमिनेट हो पाता है और ये मदर को और मिल्क की बात करें तो वो मदर को इफ़ेक्ट नहीं करता है। इनफैक्ट द फीटस
द बेबी हु इज़ ड्रिंकिंग, उस पर इफ़ेक्ट होता है, उस पर टॉक्सिक इफ़ेक्ट शो करता है। तो आज के लिए इतना काफ़ी था। ADME हमने पूरा पढ़ लिया, मतलब कि हमारा फार्माकोकाइनेटिक्स कंप्लीट हो चुका है। और हम लोगों को अब नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो फार्माकोडायनेमिक्स होगा। ये बहुत लंबा हो गया ये टॉपिक। चलो नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।